वेलकम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट नंबर 5 शिक्षा के उद्देश्य से आज इसको अपन पढ़ने वाले हैं। यह यूनिट आपके 10 नंबर की हैं और इस यूनिट को पढ़ने में अपने को लगभग 25 मिनट का समय लगेगा। और अगर आप इन 25 मिनट के समय को यहाँ व्यतीत करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ जिस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो इन्हीं क्वेश्चनों में से 90% चांस है कि इन्हीं में से आ जाएंगे। और 10% अगर क्वेश्चन बाहर भी निकलता है तो मैं आपको हिंट दूंगा कि आपको वहाँ लिख कर क्या आना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और मैं प्रश्नों से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चों को ये डर रहता है कि क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, क्या पढ़े क्या छोड़े। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि आप ये पढ़ के जाइए। इससे पहले अपन 4 यूनिट पूरा पढ़ चुके हैं, तो आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि त्रिमुखी शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं, यानी त्रिमुखी शिक्षा प्रक्रिया जो होती हैं उस शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला अंग होता है शिक्षक, जो शिक्षा देने का कार्य करता है। दूसरा है शिक्षा लेने वाला शिक्षार्थी, और शिक्षा किस माध्यम से दी जाएगी वह माध्यम पाठ्यचर्या बनता है। यानी कि ये तीनों जो हैं शिक्षा के अंग होते हैं। एक शिक्षा प्रणाली के 3 मुख्य अंग या 3 स्तंभ बताए गए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यचर्या विकास के उपागम कौन कौन से हैं। यानी पाठ्यचर्या का जो निर्माण करते हो, उसका डेवलपमेंट चलता है, उसके उपागम यानी कि उसकी कौन सी अप्रोच आपको लेकर चलनी होती हैं। तो सबसे पहले होते हैं कि 3 प्रकार से आप इसको मान सकते हो। पहला है कि कोई जो सिलेबस बनाता है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाता है, एक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग अप्रोच अपनी अपनाता है। दूसरा है स्ट्रक्चरल अप्रोच, इसको कहते हैं प्रोसेस अप्रोच, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच, और इसे कहते हैं आपके मानवीय उपागम यानी कि ह्यूमन अप्रोच। मानवीय हो गया तो यहाँ 3 प्रकार के उपागम आपको देखने को मिलेंगे, ह्यूमन अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच और आपके प्रोसेस अप्रोच। तो 3 उपागम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यचर्या निर्माण के 2 मुख्य सिद्धांत है। पहला है जीवन से जोड़कर पढ़ाने वाला सिद्धांत, यानी पाठ्यचर्या ऐसी हो जो दैनिक जीवन में काम आए, तो उससे संबंधित सिद्धांत होते हैं। दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य अनुकूलता सिद्धांत, आपके शिक्षा के जो उद्देश्य आपने तय किए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उन उद्देश्यों की अनुकूलता के लिए जो सिद्धांत अपनाए गए हैं उन्हें कहते हैं शैक्षिक उद्देश्य अनुकूलता सिद्धांत। इसके बाद एक और प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करता है और राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था आपके सिलेबस बनाती हैं, उस सिलेबस को बनाने के साथ साथ जो टीचरों को एडवाइस देती हैं कि इस तरह से पढ़ाना है, वो है NCERT। और उसी तरह राज्य में जो सिलेबस को लागू करती हैं वो हैं SCERT। ये सेम इसी की तरह कार्य करते हैं, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। पूरे नेशनल लेवल की बात आए तो नेशनल लेवल पर NCERT होती हैं, और अगर स्टेट लेवल पर बात आ जाए तो यहाँ पर SCERT होती हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ है RSCERT, यानी कि SCERT के आगे क्या जोड़ दिया आपने, R का मतलब राजस्थान, तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण के सोपान कितने हैं, यानी कि पाठ्यचर्या का निर्माण कितने चरणों में होता है। तो इसके 4 चरण होते हैं। पहला है उद्देश्य निर्माण, दूसरा है विषय वस्तु का चयन, तीसरा है अधिगम अनुभव का चयन। अधिगम अनुभव का मतलब होता है पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र। इसके बाद होता है मूल्यांकन करना। तो कोई भी पाठ्यचर्या जो होती है उसके 4 सोपान होते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसका एक प्रश्न हमने लिया है कि जो इस साल के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो है कि पाठ्यचर्या निर्माण के सोपान कितने हैं और इनको आप कैसे समझ सकते हो। इसके बाद हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण के आधार क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 तरह के आधार हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है कि पाठ्यचर्या समाज के अकॉर्डिंग हो, जहाँ समाज के रीति रिवाजों, समाज के नियमों, समाज के बारे में बताया जाए। दूसरा है दार्शनिक आधार। दार्शनिक का मतलब होता है कि किसी के शिक्षा के प्रति क्या विचार हैं, उस विचारधारा को फॉलो कर सकते हो आप पाठ्यचर्या को बनाने के लिए। और एक जो आजकल सर्वाधिक प्रचलित हैं वो हैं बालकों के अकॉर्डिंग शिक्षा जो दी जाए उसे मनोवैज्ञानिक शिक्षा कहते हैं।
यानी बालकों की इच्छाओं का, बालकों की रुचियों का ध्यान रखकर जो पाठ्यचर्या बनाई जाती हैं उसे मनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्या विधि कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो सिलेबस बना था वो सामाजिक आधार पर था, उसके बाद उसमें व्यक्तियों के इंडिविजुअल विचार भी डाले गए, और आजकल जो है वो सिलेबस वो मनोवैज्ञानिक सिलेबस आता है। अब बात करते हैं कि पाठ्यचर्या क्या होता है। अब एक आपके मन में आ रहा होगा कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों एक चीज़ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाठ्यचर्या के अंदर सिलेबस भी यानी पाठ्यक्रम भी आता है, और किस तरह पढ़ाएं वो उपागम यानी कि वो अप्रोच भी आती हैं। तो समझते हैं कि आखिर पाठ्यचर्या होती क्या है। 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकता है या 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि पाठ्यचर्या किसे कहते हैं। तो पाठ्यचर्या जो है अंग्रेजी भाषा यानी आंग्ल भाषा के करिकुलम शब्द से बना है। किससे बना है? करिकुलम। तो पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में कहते हैं करिकुलम, जो एक लैटिन भाषा के शब्द कुरेरे से बना है। किससे बना है? कुरेरे से बना है। और इस कुरेरे शब्द का मतलब होता है दौड़ का मैदान, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा मैदान जिस पर दौड़कर या अथवा चलकर कोई भी अपनी शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य पूरा कर सके, तो वही पाठ्यचर्या कहलाती हैं। एक ऐसा मैदान जिस पर आप चलो और वहाँ से चलकर आप अपनी शिक्षा के जो लक्ष्य आपने तय किए हैं आप उसको प्राप्त कर सको, तो वही मैदान क्या कहलाता है? आपके लिए पाठ्यचर्या कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, और सब जगह यही परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। प्रश्न ये है कि पाठ्यचर्या के अंदर मूल्यांकन क्यों किया जाता है, या पाठ्यचर्या के अंदर मूल्यांकन का क्या महत्व है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहला महत्व ये है कि जो दिन प्रतिदिन नवीन खोजें हो रही हैं उन खोजों को मूल्यांकन के द्वारा ही नवीन सामग्री का रूप दिया जाता है। यानी कि आसपास जितने भी बदलाव हो रहे हैं, जितने भी खोजें हो रही हैं, उन खोजों को मूल्यांकन के पास यानी जांचने परखने के बाद ही नया कंटेंट उनको बनाया जाता है। अगला है कि जिस प्रकार नया कंटेंट बनाया गया है मूल्यांकन के माध्यम से, तो उसी प्रकार पुरानी जो अनावश्यक सामग्री हो चुकी हैं, जो आपके पाठ्यक्रम के लिए अब काम की नहीं है, उसको हटाने का काम भी किससे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है आपके मूल्यांकन के माध्यम से। इसके अलावा है कि पाठ्यचर्या छात्रों के लिए उपयोगी हो, यानी उपयोगी बन सके, इस हेतु भी मूल्यांकन किया जाता है। आपने किसी लेखक से किसी पर्टिकुलर विषय वस्तु को बनवाया है, अब वो एक लेंथी है या नहीं है, या बहुत ही कम मैटर उसमें है, तो इसको परखने का काम भी किसी के कौन करेगा? तो मूल्यांकन के माध्यम से एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी तय करती है कि सिलेबस को हाँ इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बालक के मानसिक स्तर का भी ध्यान रखा जाता है कि जो चीज़ें छात्रों के उपयोगी हैं या नहीं हैं। इसके बाद है कि मूल्यांकन के माध्यम से आपको ये भी पता लग जाता है कि पाठ्यचर्या कहाँ तक छात्रों को सीखने या ग्रहण करने में योग्य हैं या उसके मददगार हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि सिलेबस आपने बना दिया। दूसरा बात ये है कि लागू करने के बाद वो विषय वस्तु क्या छात्रों के लिए वो बच्चों के समझने के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो उसका भी ध्यान यहाँ मूल्यांकन के माध्यम से ही पता लग पाता है या रखा जाता है। इसके बाद है कि पाठ्यचर्या का मूल्यांकन वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए मनोवैज्ञानिक आधार को लेकर चलते हैं। यानी कि पाठ्यचर्या तो बनाई गई हैं, उसको मेंटल एज के अकॉर्डिंग भी रखा गया है, साथ ही यहाँ बालकों की रुचियों को ध्यान भी रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को डिजाइन किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अलग अलग क्लास होने का मतलब ये रहता है कि छठी में या कक्षा 6 के अंदर जो विज्ञान का मैटर है उसको कक्षा 7 से जोड़ा जाता है, यानी कि रिलेट करके जब आप पढ़ाते हो तो वो मनोवैज्ञानिक आधार कहलाता है। तो ये प्रश्न हो चुके हैं 8, जिनमें से अभी तक सिर्फ एक बड़ा प्रश्न आया है, एक 2 नंबर का प्रश्न आया और सभी 1-1 नंबर के प्रश्न हो चुके हैं। और ये जो मैं आपसे बोल रहा था वही प्रश्न अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसे देखिएगा। इसके बाद अपन देखें जो प्रश्न हैं वो यही है कि पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया क्या है, या इस पाठ्यचर्या निर्माण की जो प्रक्रिया है इसके सोपान कितने हैं। तो आपसे सोपान, चरण या पाठ्यचर्या प्रक्रिया का निर्माण आपसे पूछ सकता है। तो आपसे कुछ भी पूछे, आपको 4 चीज़ों के बारे में याद रखना है। सबसे पहला जो चरण होता है वो है लक्ष्यों का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? लक्ष्यों का निर्माण करना पहला चरण होता है। उसके बाद विषय वस्तु का चयन किया जाता है कि क्या पढ़ाना है, और फिर आपने जो पढ़ाना है उसके लिए कौन सी विधि काम में लेनी है, कौन कौन से संसाधन काम में लेने हैं, वो अधिगम अनुभव देखे जाते हैं। और लास्ट में आपने जो पढ़ाया है क्या उसने बालक ने अच्छे प्रकार से सीखा या नहीं,
उसके लिए मूल्यांकन भी किया जाता है। तो इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 लक्ष्य उद्देश्यों का चयन करना, नंबर 2 विषय वस्तु का चयन करना, नंबर 3 पेडागोजी का चयन करना और नंबर 4 इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करना। इनके बारे में डीप से यानी डिटेल से देखते हैं। तो ऊपर वाले जो 4 सोपान हैं जो आपने देखे हैं अभी, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि मूल्यांकन हटा दोगे तो आपके जो हैं जो आपकी प्रक्रिया है पाठ्यचर्या निर्माण की वो कंप्लीट नहीं होगी। यानी आपने पढ़ा तो दिया, बट आप पढ़ाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि बालक ने समझा या नहीं। इसी के लिए तो मूल्यांकन किए जाते हैं और इसी के लिए तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं पाठ्य पुस्तकों के अंदर। देखते हैं सबसे पहले कि उद्देश्य और लक्ष्य क्या काम में आता है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल के लिए लक्ष्य तय किए जाते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब होता है बौद्धिक, यानी कि ज्ञान की वृद्धि के लिए भी लक्ष्य तय किए जाते हैं। गत्यात्मक कौशलों के लिए भी लक्ष्य तय किए जाते हैं, यानी कि शारीरिक क्षमता भी उनके अंदर डेवलप हो, ऐसे भी लक्ष्य पाठ्यचर्या को बनाते हुए रखते हैं, यानी गतिविधियों को करवाया जाता है। साथ ही भावनात्मक रूप से और संवेगात्मक रूप से वो जुड़े रहें, जिस भी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं उसको उससे अच्छा रिलेट कर पाएँ, तो ये भी लक्ष्य तय किए जाते हैं। इसके बाद है विषय वस्तु का चयन, यानी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। तो विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर सामाजिक मूल्यों का समावेश हो, यानी समाज के सभी जो नियम कानून हैं उनका समावेश होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार वाली हो, यानी बालकों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वहाँ नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों का समावेश हो, जिस भी राष्ट्र में आप पढ़ रहे हो उस राष्ट्र के जितने भी जो मूल्य हैं उसके बारे में बताना चाहिए कि ये राष्ट्रीय संपत्ति हैं, आपको इसके प्रति ऐसा करना चाहिए। और नैतिक मूल्यों का मतलब होता है आपको अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं, अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही सभी विषयों के समग्र ज्ञान को भी यहाँ पढ़ाना चाहिए। जो जितने भी विषय हैं उनको कक्षावार सही तरीके से बांटना चाहिए और उनको पढ़ाने के लिए अच्छा ज्ञान शिक्षक के पास होना चाहिए। अगला है अधिगम अनुभव का चयन, यानी पेडागोजी का चयन। सही तरीके से किस प्रकार पढ़ाना है उसके लिए उचित शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। गतिविधियों यानी कि क्रियाकलाप प्रैक्टिकल करवाना चाहिए और छात्र के अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। छात्र जब खुद पढ़ता है तो कुछ न कुछ खुद भी सीखता है। उन अनुभवों को काम लेते हुए आप उसको क्या पढ़ा सकते हो, आपको वो चयन करना होता है और लास्ट में आप मूल्यांकन करते हो। और अभी मैंने आपको बताया है कि मूल्यांकन क्यों जरूरी है। नई खोजें जो होती हैं उनको आप यहाँ इंट्रोड्यूस करते हो, जो पुरानी हो चुकी हैं उन चीज़ों को हटाते हो, पाठ्यक्रम को छात्रों के लिए उपयोगी बनाते हो और छात्रों के जो उपलब्धि लेवल हैं उनका जो आप कह सकते हो अचीवमेंट जो लेवल हैं उसको बढ़ा सकते हो। किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से। तो ये हो चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके अलावा जो प्रश्न मैं आपसे बोल रहा था कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी 3 नंबर का प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि क्या यह प्रश्न 3 नंबर का हो सकता है। तो हाँ, इस 3 नंबर के प्रश्न में आपको एक डिब्बा बनाना है। उस डिब्बे के दाएं बाएं आपको पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और करिकुलम पाठ्यचर्या के बारे में बताना है। 5 या 6 बिंदु आप बनाकर लिख सकते हो। जैसे कि पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या का केवल एक अंग है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि पाठ्यचर्या के अंदर पाठ्यक्रम सम्मिलित रहता है, तो आप ये बोल सकते हो कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के अंदर आता है। पाठ्यचर्या जो है शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। पाठ्यचर्या का मतलब पढ़ाने के लिए आपको क्या क्या अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्या क्या सिलेबस तैयार करना है, शिक्षकों को किस प्रकार पढ़ाना है, वो सभी पाठ्यचर्या का हिस्सा होती हैं। पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक, पाठ्यक्रम जो होता है वहाँ सैद्धांतिक ज्ञान है, यानी कि वहाँ सिलेबस लिखा होता है। तो सिलेबस के अंदर चीज़ें लिखी हुई होती हैं, यानी कि नियम कानून चीज़ें लिखी हुई होती हैं और जो लिखा है उसे सिद्धांत कहा जाता है। जबकि ये जो पाठ्यचर्या होती हैं ये व्यापक हैं। व्यापक का मतलब इसमें सिद्धांत भी हैं और इसके अंदर क्रियाकलाप भी होते हैं और साथ ही ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी इसके अंदर दिया जाता है। अगला है पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षाविद करते हैं। शिक्षाविद का मतलब जो अच्छे समझदार लेखक हैं उनके द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार करवाया जाता है। जबकि पाठ्यचर्या का निर्माण शिक्षक भी अपने स्तर पर कर सकता है, यानी कि पाठ्यचर्या उसको किस प्रकार से पढ़ाना है। जैसे सिलेबस किसने बना दिया, अब उस सिलेबस को पढ़ाना कैसे है, उसका रूटीन क्या होना चाहिए, उसकी शिक्षण विधि क्या होना चाहिए, ये अध्यापक तय करता है। जबकि अध्यापक के अलावा जो उस क्षेत्र में महान हैं वो शिक्षाविद उस सिलेबस का निर्माण करता है। अगला है पाठ्यक्रम जो होता है
वो ज्ञानात्मक पक्ष को देखता है, यानी कि आपके मानसिक स्तर को देखता है, जबकि पाठ्यचर्या में छात्र के संतुलित और सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। उसके पढ़ने पर ही नहीं अपितु उसके खेल कूद, उसके जो सिस्टमेटिक व्यवहार हैं उस पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके बाद 2 बिंदु और हैं। उन बिंदुओं में से पहला बिंदु है कि पाठ्यक्रम में विषय वस्तु से संबंधित क्रियाएं होती हैं, यानी कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी से संबंधित क्रियाएं करवाई जाएगी। जबकि पाठ्यचर्या के अंदर ज्ञान भी देखा जाता है, आपके अंदर क्या क्या कौशल हैं, आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो सभी देखी जाती हैं। मैंने कहा आपको कि व्यवहार देखा जाता है, व्यवहार में ज्ञान भी आता है, कौशल भी आ जाता है, यानी स्किल्स, और आपके जो इमोशंस हैं, भाव हैं, वो सभी ज्ञान के व्यवहार के अंदर आ जाती हैं। पाठ्यक्रम एक सीमित क्षेत्र का है। सीमित क्षेत्र का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर ज्ञान को टेस्ट करता है, जबकि पाठ्यचर्या जो है एक व्यापक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्किल्स भी देखते हैं, इमोशंस भी देखते हैं और ज्ञान, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है। ये हो चुके हैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब एक प्रश्न बचा हुआ है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप चाहे तो उसे छोड़ भी सकते हैं। प्रश्न ये हैं और ये हर साल पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ रखा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रश्न क्या है। पाठ्यचर्या के निर्माण के आधार, यानी कि 3 जो आधार आपको मैंने बताए हैं, सामाजिक, मानवीय और दार्शनिक, तो इन तीनों आधारों को आपको लिखना है। आधुनिक अवधारणा बतानी है, आधुनिक यानी कि जो आपका मनोवैज्ञानिक अवधारणा है उसके बारे में पूछ सकता है। नवीन अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा या पाठ्यक्रम की परिभाषा पाठ्यचर्या की परिभाषा देते हुए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार आपको बताने हैं। ये प्रश्न 2019, 2018, 17 और 17 के अंदर पूछा गया है, तो आपको ये बताना है। तो आपको पता है पाठ्यक्रम की जो परिभाषा है मैंने आपको बता दी है कि पाठ्यक्रम जो है इसे दौड़ का मैदान कहा जाता है, तो वो वाली परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हो। तो इतनी डिटेल आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद आपको कोई सी भी एक परिभाषा लिखनी है, तो परिभाषा ये हो सकती है कि फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यचर्या मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार है। इसके अलावा हैं क्रो ने कहा है कि पाठ्यचर्या विद्यार्थी के उन समस्त अनुभवों से संबंधित होता है जो उसे विद्यालय और उससे बाहर प्राप्त होते हैं, जो उसके सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास में सहायक है। तो कोई सी भी एक परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हो पाठ्यचर्या की परिभाषा के बाद। आप चाहे तो फ्रोबेल वाली लिख सकते हो, आप हेनरी वाली भी लिख सकते हो, जो आपको याद हो जाए। एक परिभाषा आपको यहाँ से लिखनी है, रटनी पड़ती है परिभाषाओं का, इनका कोई तोड़ नहीं होता है। तब आपको इस प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपको परिभाषा का यहाँ कॉलम दिया गया है, इस परिभाषा में जो मैंने आपको पाठ्यचर्या की परिभाषा बताई थी आगे, वो पाठ्यचर्या की जो परिभाषा है आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद कि इन चारों में से एक महान वैज्ञानिक, यानी जैसे क्रो का आप लिखते हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये आप परिभाषा यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद आधार की बात करें तो सबसे पहला आधार आता है सामाजिक आधार। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ अपने स्तर पर। सामाजिक आधार का मतलब ये है कि समाज के जितने भी नियम कानून हैं, समाज के अंदर जितनी भी प्रथाएं हैं, जितने भी विश्वास हैं, जितने भी मूल्य हैं सामाजिक, उन सभी को अचीव करने के लिए समाज को ध्यान में रखकर जो सिलेबस बनाया जाएगा, जो पाठ्यचर्या निर्धारित की जाएगी, उसी प्रक्रिया को अपनाया जाए, तो वही कहलाता है सामाजिक आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, परंतु मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो हैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ वैसा लिख कर आए। इसके बाद मनोवैज्ञानिक आधार आपको नंबर 2 पर दिखाई दे रहा है। इस मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब है कि बालक के रुचि के अकॉर्डिंग, बालक के सर्वांगीण विकास को लेकर जो आधार सिलेबस तैयार किया जाता है उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक आधार। और इसको आपको अच्छे प्रकार से लिखना है। तो यहाँ बच्चे के शारीरिक वृद्धि, मानसिक विकास और परिवार, समाज, इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल दी जाती हैं। विद्यालय से जुड़ने के बाद विद्यालय में चलने वाली जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं वो उसके मनोवैज्ञानिक आधार के अंदर ली जाती हैं। तो ये आपके मनोवैज्ञानिक आधार हो जाता है। उसके बाद बात करें तीसरा जो है दार्शनिक आधार। अब दार्शनिक का मतलब क्या होता है, दर्शन। मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि दर्शन का मतलब होता है कि विचारों को, आइडियोलॉजी को फॉलो करना। किसी एक महान व्यक्ति के विचारों को आप शिक्षा के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर शामिल कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा देते हो उसे कहते हैं दार्शनिक आधार, शिक्षा का दार्शनिक आधार। और यहाँ आप जो हैं इन कुछ बिंदुओं को देखते हो, जैसे कि सूचना ज्ञान किस प्रकार से भिन्न है, सूचना जो है ज्ञान से किस प्रकार अलग है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज क्या दोनों एक हैं, विद्यार्थी के अनुभव ज्ञान प्राप्ति के लिए कैसे उपयोगी हैं। इन कुछ प्रश्नों का जवाब जो है आपको विचारों, ये विचार हैं जो एक व्यक्ति के मन में आना चाहिए कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं क्या वो आपके दैनिक जीवन में काम में आती हैं
यानी कि विद्यार्थी के अनुभवों को शामिल करती हैं। विद्यार्थी सूचना को ज्ञान में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि जो उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको वो नॉलेज कैसे बना सकता है, कौन सा ज्ञान उसके लिए ज़्यादा काम का है, विचार प्रक्रिया का स्वरूप क्या होना चाहिए, आप जो सोचते हो समझते हो वो कैसी होनी चाहिए, जो सभी प्रकार के विचार हैं, प्रक्रियाएं हैं, संज्ञान हैं, संज्ञान का मतलब मानसिक विचार, क्या ये आपके दैनिक जीवन से संबंधित हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है आपके दार्शनिक आधार के अंदर शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये 25 मिनट की क्लास भी नहीं हुई है, उससे भी कम समय में मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप इसे पूर्णतया अच्छे प्रकार से रिवाइज कर लें और इसकी जो PDF है वो आपको 3 घंटे के बाद हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। यूनिट नंबर 6 हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो सबसे सीधी यूनिट है और हम कितनी बार उसको पढ़ा चुके हैं, वो सभी में सेम है मूल्यांकन वाले यूनिट। तो वहाँ से जो भी प्रश्न आते हैं वो हम मिक्स वाली क्लासों के अंदर ले लेंगे और 2-3 प्रश्न तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अब आप जो है कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं।